हेडिंग करो जीएसटी कॉम्प्लायंस। ओके, GST compliance. So guys, today onwards, we are going to start the filing return of GST. हम लोग GST filing का फर्स्ट स्टेप्स हम लोग देखेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज आप लोग को, बिकॉज काफी सारा स्टूडेंट्स मिसिंग है, तो ज्यादा पढ़ा दूंगा तो बाद बाकी लोग बुरा मान जाएगा, बिकॉज काफी लोगों का काफी सारा कंफ्यूजन होगा इसमें, और ऑब्वियसली होता भी है। तो आइए शुरू करते, साथ साथ पढ़ते। तो जीएसटी में बेसिकली जो काम है वो ये कुछ इस तरह का है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि दो तरह का सप्लायर का क्लासिफाइड है यहाँ पे। एक तरह का सप्लायर है जो आपको क्वार्टरली फाइल करता है, आई मीन क्यूआरएमपी स्कीम लेकर रखा है। जो उससे पहले भी ब्रॉड क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह का है कि जीएसटी में इंडिया में टोटल जितना सारा सप्लायर है उसमें दो कैटेगराइज्ड है। नंबर वन कैटेगरी है आपका कि रेगुलर सप्लायर, और अदर यू कैन रेगुलर टैक्स पेयर, और एक टाइप ऑफ सप्लायर है जैसे कॉम्पोजिट टैक्स पेयर। अब कॉम्पोजिट टैक्स पेयर जो होता है, द टैक्स पेयर हु आर रजिस्टर्ड अंडर द कॉम्पोजिट स्कीम, वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते उसके ऊपर हम लोग सेपरेट चर्चा करेंगे। अभी हम लोग कॉम्पोजिट स्कीम को लेकर चर्चा करने का मन नहीं है। अभी हम लोग जो काम करेंगे वो रेगुलर को लेके करेंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम को लेके नहीं करेंगे। ओके, सो सर सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को जो संभालना है ये चीज यहाँ पे कि हाउ टू डील विद दिस कॉम्पोजिशन एंड रेगुलर स्कीम। मतलब रेगुलर में क्या क्या होगा, कॉम्पोजिशन में क्या क्या होगा, ये वाला पार्ट से हम लोग स्टार्ट करना है। तो रेगुलर स्कीम में जो लोग हैं एंड कॉम्पोजिशन स्कीम में जो लोग हैं अंडर जीएसटी, दोनों के भीतर डिफरेंस बहुत है। मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंस के रेगुलर वाला ये कर सकता है, कॉम्पोजिट वाला ये कर सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस। बट अबव ऑल द डिफरेंस देयर इज अ सिमिलर थिंग कि दोनों के पास जीएसटी नंबर है। दोनों के पास क्या है? दोनों के पास जीएसटी नंबर है। मतलब आज के डेट में इंडिया में जो लोग रेगुलर टैक्स पेयर है, जो लोग कॉम्पोजिट टैक्स पेयर है, बोथ हैविंग देयर ओन जीएसटी नंबर। अब जीएसटी नंबर देख के ऐसा कोई कैरेक्टर डाला नहीं है कि जीएसटी नंबर देख के आप क्लासिफाई कर पाओ कि कॉम्पोजिशन है कि रेगुलर है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं हर क्लास में जब स्टार्ट करता हूँ तो इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन एकदम पूरा एकदम मतलब डे वन से कंफ्यूजन क्लियर रहे, कोई झमेला ही ना हो। तो नंबर देख के आप समझ नहीं पाओगे कॉम्पोजिशन के टैक्स रेगुलर टैक्स पेयर है, बट हाँ देयर इज अ चांसेस, आपके पास एक चांस है, आप कॉम्पोजिट एंड रेगुलर पे डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो। वो कैसे, आइए देख लेते हैं एक बार। तो जीएसटी पोर्टल में एक ऑप्शन आता है सर्च टैक्स पेयर बोल के। ये चीज चेक करने के लिए आपके पास कोई मतलब कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड का दरकार नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट लेके कर सकते हो। क्या ये बात हम लोग इससे पहले कभी किए हैं क्या? आई थिंक फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप लोग ये मॉर्निंग वाला बैच में, मतलब मॉर्निंग संडे वाला जो बैच था उससे कभी ये बात पहले किए थे? आई डोंट थिंक सो। ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो सर्च टैक्स पेयर में आके किए थे क्या मैं इससे पहले? नो सर। अच्छा, राजीव यस बोल रहा है, कुछ नो बोल रहा है, नो यस नो यस। ठीक है, एक बार देख लो भाई, देख लो किया है तो एक बार रिकैप कर लो, नहीं किया तो एक बार देख लो। तो विदाउट लॉग इन द पोर्टल आप सर्च टेक्स्ट पर में आके यहाँ पे आप जीएसटी नंबर टाइप करके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा पार्टी क्या है। तो मैं एक जीएसटी नंबर टाइप कर रहा हूँ, और जैसे कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि ये रेगुलर टैक्स पेयर है। ठीक है, ये कौन सा टैक्स पेयर है? ये रेगुलर टैक्स पेयर है। ओके, तो ऐसे नंबर मतलब क्लासिफाई करके आप ऐसे रेगुलर कॉम्पोजिशन में कर सकते हो। तो हम लोग लिख लेते हैं, आइए। जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम में होगा वहां पे कॉम्पोजिशन दिखेगा, यहाँ पे जो रेगुलर दिख रहा है ना, जो कॉम्पोजिट स्कीम में जाएगा वहां पे कॉम्पोजिशन दिखेगा, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सप्लायर क्लासिफाई करते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सप्लायर, आई मीन रेगुलर टैक्स पेयर एंड कॉम्पोजिट टैक्स पेयर। ओके, तो दोनों ही जीएसटी के अंदर क्या है, दोनों ही रजिस्टर्ड है। अब कॉम्पोजिट टैक्स पेयर का जो कॉम्प्लायंस पार्ट है वो डिफरेंट है। रेगुलर वाला का जो कॉम्पोजिट आई मीन टैक्स आई मीन जो पार्ट है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो जो रेगुलर टैक्स पेयर है वो क्या करेगा, अब देखते हैं एक बार। इनके पास दो ऑप्शन है, रिटर्न फाइलिंग का बात कर रहा हूँ। या तो ये क्यूआरएमपी में आ सकता है, या तो ये एमआरएमपी में आ सकता है।
क्यूआरएमपी का मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, एमआरएमपी का मतलब होता है मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट। एक्चुअली एमआरएमपी बोले कोई स्कीम नहीं है, हम लोग ये ऐसे ही मतलब लिखते हैं, मतलब बन गया ऐसा करके। तो मंथली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, monthly return and monthly payment. So QRMP stands for quarterly return monthly payment and दूसरा ऑप्शन है मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट। अच्छा, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट का मतलब होता है कि जीएसटी का जो पेमेंट आएगा, व्हेन वी नीड टू पे द जीएसटी, दैट विल बी ऑन अ मंथली बेसिस, बट रिटर्न जो फाइल होगा दैट विल बी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। और मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट का मतलब वही हुआ कि वो रिटर्न भी मंथली फाइल करेगा और पेमेंट भी मंथली करेगा। मतलब इन शॉर्ट दोनों के केस में एक बात कॉमन है कि रिटर्न फाइल जो है वो भली क्वार्टरली या मंथली हो सकता है, बट जीएसटी पेमेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी ऑलवेज मंथली रहेगा। और 25 अगस्त रहता है जो लोग क्यूआरएमपी में जाता है, और बाकी लोग के लिए 20th अगस्त, आई मीन सॉरी नॉट अगस्त मंथ, 20th रहता है, 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ बेसिकली ड्यू डेट होता है जीएसटी पेमेंट करने का विदाउट इंटरेस्ट। और जो लोग क्यूआरएमपी स्कीम में लेके आते हैं उन लोग को 25 तक दिया जाता है टाइम जीएसटी पेमेंट करने का। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे, डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, एंड आई होप के ये वाला पार्ट आप लोग डिस्कशन हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। सो नंबर वन ये है दोस्तों कि सर क्वार्टर एमपी स्कीम जो मतलब क्यूआरएमपी में स्कीम में क्या होगा नहीं होगा वो लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये जो मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट वाला पार्ट है इसको अभी हम लोग को ठिकाना लगाना, मतलब इन शॉर्ट हम लोग को भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो। आप लोग प्लीज एक बार जो लोग एक्सक्लूसिव संडे मॉर्निंग का स्टूडेंट हो, क्या उन लोग से कभी डिस्कशन हुआ है कि फर्स्ट टाइम करे? बट खाली ये बात बता दो, जो लोग एक्सक्लूसिवली मॉर्निंग संडे बैच का स्टूडेंट है उन लोग को बोलो कि ये इससे पहले डिस्कशन हुआ था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम? ये सब हो गया था? क्या बात कर रहे हो? इसके बाद क्या सेल परचेस करने गए थे क्या? ओएमजी, महिमा बोल रही सब हो गया है, बाद में लोग सच में क्या? मुझे सच में याद नहीं है। दिस वाज द लास्ट टॉपिक, ओके। आप लोग सेल परचेस बोले थे आप लोग उस टाइम पे, तो दैट्स व्हाई। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो गया तो ठीक है, रिवाइज कर लेते, व्हाट्स द बिग डील। हाँ जी, सो हम लोग इसको ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, मंथली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। अच्छा, तो गाइस आप लोग को याद रहेगा कि जीएसटी का फाइलिंग, जीएसटी का फाइलिंग पार्ट जो है, जीएसटी का फाइलिंग पार्ट जो है वो क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, बट इन शॉर्ट अबव ऑल जीएसटी का पेमेंट जो होता है वो मंथली होगा। जीएसटी पेमेंट जो होगा वो क्या होगा? वो मंथली होगा, भले रिटर्न क्वार्टरली हो जो भी हो, दैट्स डिफरेंट इशू। पेमेंट जो होगा वो मंथली होगा। ड्यू डेट कब होगा? जो लोग मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में है वो लोग का 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और जो लोग क्वार्टरली रिटर्न मंथली स्कीम में है वो लोग का 25th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। दैट इज द मेन डिफरेंस। ओके, क्लियर? तो आज जो लोग मंथली रिटर्न मंथली फाइल करेगा वो लोग क्या फाइल करेगा? वो लोग फाइल करेगा दो चीज, जीएसटीआर 1 and GSTR 3B. They are going to file only two things, GSTR 1 and GSTR 3B. ओके, ये दोनों तो फाइल करना ही होगा। इसके बाद टास्क बहुत सारा चीज रहेगा, जैसे मैचिंग करवाना, कॉम्प्लायंस पार्ट चेक करना एंड एवरीथिंग। बट एनुअल रिटर्न भी आएगा, बट एनुअल रिटर्न इज नॉट कंपलसरी फॉर ऑल, इट डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन फाइल करेगा नहीं करेगा, बट देयर मस्ट बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, तो हम लोग वो बाद में देख लेंगे। आज जो हम लोग को चीज सीखना है, मतलब कोई क्लाइंट अगर आपके पास अप्रोच करे और जिसका मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट वाला अगर स्कीम में है, तो उसको हर मंथ आपको क्या चीज के लिए रेडी करना है? हर मंथ रेडी करना है जीएसटी 1 एंड जीएसटी 3B के लिए। तो आज हम लोग यही डिस्कशन स्टार्ट होगा कि जीएसटी 1 एंड जीएसटी 3B में हम लोग क्या चीज के लिए रेडी करेंगे, कैसे हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे, कैसे फाइलिंग करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, शैल आई स्टार्ट? शुरू करें? तो हेडिंग करो जीएसटी 1, द कंटेंट ऑफ जीएसटी 1। जीएसटी 1 में हम लोग क्या क्या फाइल करेंगे? जीएसटी 1, अच्छा, क्या ये बात इंट्रोडक्शन में कभी डिस्कशन किए थे कि क्वार्टरली मतलब क्यूआरएमपी और एमआरएमपी में आने के लिए कोई टर्नओवर का लिमिट था? ऐसा कोई डिस्कशन हुआ था? मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्कीम है, ये इसमें दो कैटेगरी है, मतलब रेगुलर टैक्स पेयर जो है इसमें दो कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 1 क्यूआरएमपी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, एंड कैटेगरी नंबर 2 मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो आई थिंक हम लोग डिस्कशन किए थे
कि ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 21-22, सो 21-22 में आपको फाइलिंग मंथली रिटर्न या मंथली पेमेंट होगा कि नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस ईयर टर्नओवर, प्रीवियस ईयर एग्रीगेट टर्नओवर। अगर प्रीवियस ईयर एग्रीगेट टर्नओवर अगर 5 करोड़ या उससे ज्यादा, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको मंथली रिटर्न और मंथली पेमेंट ही करना होगा। अगर प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक है, आई रिपीट, प्रीवियस ईयर में टर्नओवर अगर आपको अप टू 5 करोड़ तक है, ओके, अगर आपको अप टू 5 करोड़ तक है, तो आप चाहो तो क्यूआरएमपी स्कीम में आ सकते हो। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर हम लोग के क्लाइंट के लिए क्यूआरएमपी अप्रोच कर सकते हैं क्या, एमआरएमपी अप्रोच करेंगे? ये डिपेंड करेगा आपका पूरा डिस्कशन के बाद कौन सा आपके लिए सुइटेबल है। जीएसटी वाला बोलते हैं कि नहीं, क्यूआरएमपी इज लेस इजियर देन एमआरएमपी, बट हम लोग प्रोफेशनल्स को लगता है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगा, बट डेटा ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है वहां पे। वो नाम के वास्ते क्वार्टरली रिटर्न है, बट अगर आप बी2बी बी2सी दोनों में एंगेज हो, दोनों में इन्वॉल्व हो, तो आपको हर मंथ वहां पे भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एक करके सारा कहानी, सारा टॉपिक एक करके स्टार्ट करते। तो आज हम लोग का स्टार्टिंग में क्या डिस्कशन होगा, जीएसटी 1। तो क्या सर जीएसटी 1 खाली ये सेकंड वाला लोग फाइल करेगा, क्या पहला वाला लोग फाइल नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। जीएसटी 1 क्यूआरएमपी वाला लोग भी करेगा, एंड ये वाला लोग तो करेगा ही करेगा। फर्क खाली क्या है, फर्क है फ्रीक्वेंसी का। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये मंथली करेगा, मतलब पूरा साल में टोटल 12 टाइम्स दे आर गोइंग टू फाइल द जीएसटी 1। और नंबर 1 ऑप्शन जो है, मतलब जो क्यूआरएमपी ऑप्शन जो हम लोग लिखे हैं, उसमें ये लोग का ऑप्शन मिलेगा टोटल 4, बिकॉज क्वार्टर रहते हैं 4, हर एक क्वार्टर में एक एक करके, तो मैक्सिमम ये लोग को फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा 4। समझ में आया बात? बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग की फ्रीक्वेंसी समझ आया? यस और नो? प्लीज सब लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करिए एक बार यस नो करके। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, कोई जगह वंस मोर चाहिए तो बोलिए। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आप शॉर्ट एंड नोटिस पे आप लोग आए हो क्लास में। आई एम वेरी सॉरी फॉर द लास्ट संडे, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो मैं कर नहीं पाया क्लासेस, दैट्स व्हाई, बिकॉज सिस्टम अगर खराब है तो ऑनलाइन क्लास दिक्कत हो गया था लेने में। तो एनीवे, जो लोग आज ज्वाइन कर पाए वेरी गुड, लाइव इंटरेक्शन कर लेते, और जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए डेफिनेटली आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग बाय एंड ऑफ द टुडे, so they will get the recording anyway। तो आप लोग मुझे फटाफट बोलिए कि ये वाला जो क्यूआरएमपी और एमआरएमपी में दोनों में जीएसटी 1 रहेगा, ये बात आप लोग एग्री कर रहे हो, मतलब मान ले रहे हो, लिख ले रहे हो कि देयर मस्ट बी अ जीएसटी 1, ऑप्शन 1 पे भी रहेगा, ऑप्शन 2 पे भी रहेगा। फर्क खाली किस में रहेगा, फर्क रहेगा फ्रीक्वेंसी में। ऑप्शन 1 में 4 बार, टोटल 4 टाइम्स दे आर गोइंग टू फाइल जीएसटी 1, और ऑप्शन 2 में टोटल 12 टाइम्स, बिकॉज मंथली है और पूरा 12 मंथ्स के लिए, हर एक मंथ के लिए 1-1 करके पूरा साल में 12 बार जीएसटी 1 फाइल करना पड़ेगा। मतलब आज के डेट में इंडिया में जो लोग मंथली रिटर्न मंथली फाइल लेके रखा है, वो लोग को टोटल पूरा साल में 12 मतलब 12 बार जीएसटी 1 फाइल करना पड़ता है, 12 टाइम्स जीएसटी 3 भी फाइल करना पड़ता है। टोटल रिटर्न का नंबर कितना, 24 रिटर्न पूरा साल में सबमिट करना होता है इन लोग को। यस सर, एब्सोल्युटली 24 रिटर्न। तो आप अगर कोई ऐसा क्लाइंट को अगर पकड़ते हो, मान लो जिसका उतना हाई फाई टर्नओवर नहीं है, वही 60, 70, 80, 90 लाख या अप टू 1 करोड़ के आसपास गुजारा कर लेता है, अगर वो लोग मंथली स्कीम में रहता है, तो आप सोचो 24 रिटर्न फाइल का पैसा आपको मिलेगा। अगर मैं 500 करके पर रिटर्न पकड़ लूं, तो पूरा साल का आपका कितना अर्निंग होगा? मिनिमम फिगर बता रहा हूँ, मिनिमम जो अभी मार्केट में मिनिमम चलता है, मतलब एकदम स्मॉल से स्मॉल डेटाबेस अगर रहे, तो 24 इंटू 500 कितना होगा दोस्तों? जो होगा देख लीजिएगा, कितने, 1,20,000 होता है क्या? सॉरी 12,000 होता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल 12,000 होगा ना। 12,000 एक क्लाइंट का, मतलब पूरा साल का काम कितना टाइम का रहेगा? सर काम रहेगा आपको वही 1 घंटा मैक्सिमम, ठीक है। तो 12,000 पर एनम, मतलब मिनिमम फीस का बात करो, मिनिमम। आप क्लाइंट का नंबर इंक्रीज करो, काम थोड़ा सा बड़ा पकड़ो, तो आपका अमाउंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है, भाई पहले ये देखो कि ये सीख के फायदा क्या है आपका। सिलेबस में है इसलिए पढ़ना है? नो, एकदम नहीं। ये सीख के क्या मेरा अर्निंग्स बढ़ेगा, क्या मेरा मार्केट में इज्जत बढ़ेगा, क्या मेरा एक्स्ट्रा इनकम का अर्निंग होगा? अगर हो रहा है तो कितना सर, हाउ मच, पैसा भी बता दीजिए। इस पैसा है तो फीलिंग है। ये मेरा आइडियोलॉजी है भाई, आप लोग का अलग अलग हो सकता है, आई वोंट आर्ग्यू विद दैट। सो क्लियर, शुरू करें देन कंटेंट ऑफ जीएसटी 1। प्लीज इतना तक किसी कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप लोग पूछ सकते हो, ओके गाइस? हेलो 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 सर। रोहित रोहित एक तो रोहित थोड़ा सा टाइम दो मुझे, 2 मिनट टाइम दो, एक सेकंड।
ओके सर। हाँ रोहित बोलो। सर बहुत लेट हो गया क्लास शुरू हुए हम क्या? हाँ 4:10 में तो स्टार्ट कर दिए। ये क्वेश्चन था। अच्छा मैं नहीं सर, नहीं क्वेश्चन नहीं था सर, मैं सो के उठा ना तो मुझे अब तो भूल चाय गया था वाय मैं पी सर। लो, मुंह हाथ में धो लो, चाय वाय पी लो, थोड़ा एनर्जी में लेके आओ, कॉन्सेंट्रेट करो। रजिस्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा गाइस चलो हेडिंग करो, कंटेंट ऑफ रजिस्टर 1। मतलब अच्छा सुनो, अगर कोई डोमेन, अच्छा तुम लोग को ये पैसा के सब क्लियर हुआ तो स्टूडेंट्स फ्रॉम माय अहमदाबाद सेंटर और गुजरात का जो स्टूडेंट हो, आप लोग का मार्केट रेट पता कर लो कि वहां पे क्या चल रहा है। आई डोंट थिंक अहमदाबाद तक एनी आइडिया, किसी का आइडिया है कोई, मतलब जो स्टूडेंट्स जो अहमदाबाद। सॉरी गाइस बीच में कनेक्शन टूट गया। हाँ तो जो बोल रहे थे, स्टूडेंट्स फ्रॉम माय अहमदाबाद सेंटर जो लोग हो मेरे साथ, आप लोग का मार्केट रेट क्या चल रहा है, एनी आइडिया आप लोग का आसपास कोई पता किए हो? अगर किए हो तो बताओ, और जो अगर नहीं किए हो तो पता कर लो कि कितना मिलता है। ए तुम लोग ये जीएसटी 1 किस लिए सीख रहे हो, सिलेबस में है इसलिए सीख रहे हो कि कुछ इससे फायदा लेना है? महिमा जी नहीं आइडिया आप लोग का मार्केट रेट क्या चल रहा है आप लोग का वहां पे? सर फाइल करने का हाँ रिजवाना, फाइल करने का। हमारे इधर सूरत में तो 500 रुपया तक में भी कर देते हैं, कोई 400 रुपया भी ले लेते। क्या मतलब कुछ भी फाइल, मतलब कुछ ठीक ठाक वाला, मतलब जैसे नहीं कि नहीं सर, हाँ GSTR 1 का ओनली बता रहा हूँ मैं। GSTR 1 सर, सिर्फ थ्री का 400 रुपये, 400 800 रुपये दोनों मिला के 800 रुपया सर। अच्छा मतलब मेरा 1000 बोला था, आप लोग 800 बोल रहे हो, ये कहाँ का सूरत का रेट बोल रहे हो? हाँ सर, सूरत में। अच्छा मतलब मिनिमम चार्ज है कि ये स्टैंडर्ड है क्या है, मतलब कुछ सेल परचेस ना रहे, मिनिमम है कि स्टैंडर्ड है क्या है? तो आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दैट मार्केट। मुझे आसाम का पता है, बिहार का पता है, बैंगलोर का मिनिमम है पता है, सर। कोलकाता का पता है, ये मिनिमम है। अच्छा तो अगर किसी का हम्म। करोड़ के ऊपर सप्लाई हो, थोड़ा काम बहुत हो तो ज्यादा मिलेगा, राइट? ये सीखते हैं फिर, मतलब पैसा मिल रहा है हर जगह पे, ठीक है। रवि क्या बोल रहे हो, 5 पर रिटर्न, तो आपका शायद बड़ा होगा, तो आप लोग का थोड़ा बड़ा केस होगा। अकाउंट्स सर के डेटा साथ बड़ा है सर। विथ अकाउंट्स की विदाउट अकाउंट्स? सर विथ अकाउंट। अच्छा विथ अकाउंट तो ठीक है फिर, विथ अकाउंट से तो सर ठीक है। मैं खाली विदाउट अकाउंट्स का मतलब फाइलिंग का बात कर रहा हूँ, मतलब वही अकाउंट्स होता है, वही कंप्यूटेशन एंड फाइलिंग। अगर कोई आपका अकाउंटेंट अकाउंट्स मेंटेन करे तो डेफिनेटली उसका चार्जेस अलग होगा। मतलब इन शॉर्ट में आप लोग को ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज अ पेड टास्क, मतलब ये टास्क इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करने पे पैसा मिलता है और इज्जत भी होता है। बढ़िया बात है, मतलब आपको टैक्स कंसल्टेंट का लोग इज्जत भी करते हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा सीरियसली इसको लेना चाहिए। आईसी के एग्जाम में ये पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग को प्रैक्टिकली इस चीज को डील करना है, ठीक है। तो आइए शिद्दत से सीखते हैं पूरा कंटेंट ऑफ जीएसटर 1, ठीक है। तो जीएसटर 1 मतलब मैं उन लोग के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग डोमेस्टिक सप्लाई करते हैं, कोई एक्सपोर्ट में एंगेज नहीं है। अगर कोई डोमेस्टिक सप्लायर आपके साथ है तो वो लोग अपना जीएसटर 1 में क्या क्या फाइल करेगा, व्हाट आर द कंपोनेंट आर देयर फॉर फाइलिंग इन जीएसटर 1 इन केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लायर, वो लोग क्या क्या फाइल करेगा। तो नंबर 1, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। बेसिकली जीएसटर 1 हम लोग को सेल्स वाला पार्ट अपलोड करने के लिए दरकार होता है। हम लोग का जो सेल्स होता है, सेल्स जो हम लोग करते हैं, जैसे महिमा क्रिएशन का जो बिल आपको मैं दिया था, आप लोग को उसमें कुल मिला के 8 तो बिल मैक्सिमम मिला होगा, 7 से 8 बिल मैक्सिमम मिला होगा आप लोग को, राइट? कितना बिल मिला होगा? 7 से 8 बिल शायद मैक्सिमम मिला होगा आप लोग को।
तो वो जो सेल बिल था, वो सेल बिल अपलोड हम लोग कहाँ करते, रजिस्टर 1 में करते। तो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, अब इसके अंदर दो कैटेगरी है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में। क्या कैटेगरी है? कैटेगरी नंबर 1 है B2B सप्लाई। B2B सप्लाई उसी को बोला जाएगा वेयर योर कस्टमर हैविंग द GSTN नंबर। कस्टमर के पास अगर GSTN नंबर है तो इट्स द B2B सप्लाई। B2C सप्लाई, अच्छा B2C के अंदर दो कैटेगरी आता है, B2C लार्ज आता है और B2C स्मॉल आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द B2C, मतलब टोटल वही आएगा, स्मॉल लार्ज मिला के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप लोग कस्टमर के पास GSTN नंबर नहीं रहेगा या प्रोवाइड नहीं करेगा, तो दैट टाइम योर सप्लाई शैल बी क्लासिफाइड एज अ B2C सप्लाई। मतलब आप जिनको सामान बेच रहे हो, यू हैव अ टू ऑप्शन, यू हैव टू चेक दैट कि उनके पास GSTN नंबर है या नहीं है। इफ ही और शी हैज अ GSTN नंबर, तो वो B2B सप्लाई में क्लासिफाइड होगा, और अगर उनके पास कोई GSTN नंबर नहीं है तो B2C सप्लाई में क्लासिफाई होगा। सप्लाई चाहे B2B हो या B2C हो, कुछ भी हो, आपको रजिस्टर 1 में अपडेट करना होगा। लिख रहे हो आप लोग? नेक्स्ट, HSN स्लैश समरी अपलोड, HSN स्लैश SSE हार्मोनियस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और सर्विस अकाउंटिंग कोड समरी अपलोड। ओके, समरी अपलोड करना होगा आपको। कैसे क्या अपलोड करना होगा, डेफिनेटली सर विल गेट बैक टू यू। एसएससी का फुल फॉर्म? सर्विस अकाउंटिंग सर कोड, एसएससी जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन लोग के लिए SSE होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। और HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो गुड्स के लिए होता है। तो या तो आप गुड्स का सप्लायर होगे या तो आप सर्विस का सप्लायर होंगे। तो गुड्स का सप्लायर होगा तो आपको HSN अपलोड करना पड़ेगा, सर्विस का सप्लायर हुआ तो आपको SSE कोड अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड क्या है हम लोग का? डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड मतलब इनवॉइस काउंटिंग देना पड़ता है, बिकॉज रूल ये बोलते हैं कि एवरी रजिस्टर्ड सप्लायर मस्ट हैव इशू द इनवॉइस। हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर जब वो सप्लाई अपलोड करेगा तो देयर मस्ट बी इनवॉइस, तो इनवॉइस अपलोड करना होगा। तो उस इनवॉइस को हम लोग डॉक्यूमेंट मानते हैं, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा हम लोग को। ओके, देयर मस्ट हैव बीन डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड। क्लियर? अच्छा, ये एकदम पूरा नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जहां पे रेगुलर सप्लाई होगा। अब इसमें बहुत सारा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आता है, सर व्हाट अबाउट द रिटर्न, बिकॉज सेल्स करेंगे तो सेल्स रिटर्न भी होगा, सेल्स बिल का इनवॉइस रिविजन भी हो सकता है। पहले आप लोग लिख लो, मैं समझा रहा हूँ क्या क्या आप लोग यहाँ पे सीखना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। कैसे, मुझे 2 मिनट टाइम दो, ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। लिख लो, 2 मिनट टाइम दो मुझे।
हेलो, कैसे आवाज आ रहा है मेरा? Am I audible? Please say yes or no. Am I audible or not? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Thank you. Okay. तो guys आ जाओ स्टार्ट करते हैं इसको, क्या डिस्कस करना है, कैसे करना है, लेट्स ओके। सो तो बेसिकली आप लोग क्या लिखो अभी यहाँ पे, आप लोग लिखे हो कि GSTR1 का कंपोनेंट के GSTR1 पे हम लोग को क्या क्या चीज अपलोड करना होता है। देखो दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, मतलब ये नहीं है कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट ये खत्म हो गया, तो ये जो लिस्ट है जस्ट बिगिनिंग। और आपका अगर कोई रिटर्न नहीं हो रहा है, कोई सप्लाई का वैल्यू का रिवाइज नहीं हो रहा है, कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कंपोनेंट दरकार है। मतलब जैसे कि आप लोग के पास जो कंपनी का बैकअप दिया हुआ था, जो इसका आप लोग एंट्री किए थे, क्या महिमा क्रिएशन पे कोई भी सेल्स रिटर्न था? जो सेल्स बिल आप लोगों को दिया गया था, क्या उसमें कोई रिटर्न था? टेल मी, कोई रिटर्न था? इज देयर एनी नो रिटर्न, सर, सेल्स रिटर्न? देयर इज नो सेल्स नो। रिटर्न, कोई सेल्स रिटर्न नहीं था। सिंपली बिल्स था, स्कूल को बिल्स इशू हुआ था, जहां पे आप लोग को क्या बिल्स इशू किया था? ड्रेस का, यूनिफॉर्म का, और भी तरह तरह कंपोनेंट का बिल्स इशू किया गया था। और स्कूल जो था, अब एक बात बताओ, जो लोग सेल्स का एंट्री पूरा कर लिए थे, कि स्कूल के पास GSTN नंबर था क्या? जितना सारा स्कूल्स का एंट्री हम लोग किए, एक भी स्कूल के पास GSTN नंबर है क्या? तो आप ही लोग मुझे क्लासिफाई करके बताओ, तो जो टैली का बैकअप जो प्रोजेक्ट आपके पास अभी है, वो B2B में क्लासिफाई होगा कि B2C में क्लासिफाई होगा? बता दो, वो B2B की B2C किस में क्लासिफाई होगा? आप ही लोग बता दो, एंट्री तो आप ही लोग किए हो, टेल मी। B2C तो ऑल आर द B2C, बिकॉज देयर इज नो GSTN, आई मीन कोई भी कस्टमर के पास GSTN नंबर नहीं था, दे आर ऑल अनरजिस्टर्ड वाला पार्ट, तो ऑल सप्लाईज मस्ट बी क्लासिफाइड एज अ B2C, B2C में क्लासिफाइड हुआ, राइट? ओके, और कोई रिटर्न भी नहीं था। तो अगर मैं महिमा क्रिएशन का GSTR1 का बात करूं, जिसका एंट्री आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, तो उसके हिसाब से आपको क्या क्या अपलोड करना होगा? उसके हिसाब से आपको ये B2C इनवॉइस अपलोड करना होगा। और HSN, अच्छा हम लोग गुड्स बेचे कि सर्विस बेचे? इस स्कूल को हम लोग क्या बेचे, गुड्स बेचे कि सर्विस बेचे? वी हैव सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज, क्या बेचे हम लोग? गुड्स भी था, सर्विस भी था, मेकअप का बिल भी था ना उसमें। आई होप कि आप लोग मिस अगर नहीं किए होंगे तो आपको वहां पे एक मेकअप बिल भी था। कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल को हम लोग मेकअप भी बेचे थे, राइट राइट राइट, यस। तो गुड्स भी था, सर्विस भी था, तो एसएससी कोड भी अपलोड होगा एज वेल एज HSN कोड भी अपलोड होगा, एसएससी कोड भी अपलोड होगा एज वेल एज HSN कोड भी अपलोड होगा। एंड लास्ट में डॉक्यूमेंट समरी, हर एक बिल का नंबर दिए थे ना आप लोग, जितना सारा सेल्स इशू हुआ था उसका नंबर दिए थे तो आप लोग, तो वो भी अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग जो टैली में जो एंट्री किए हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ गया कि वहां से क्या क्या चीज लेना है। आपने जितना सारा सेल बिल इशू किए थे, नंबर 1 सारा कस्टमर आपका अनलिस्टेड था, बिकॉज स्कूल के पास GSTN नंबर नहीं था। तो सिंस स्कूल के पास कोई GSTN नंबर नहीं था, तो ऑल सप्लाई, आई रिपीट बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल सप्लाई शैल बी क्लासिफाइड एज B2C सप्लाई, ऑल सप्लाई शैल बी क्लासिफाइड एज B2C सप्लाई, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोग गुड्स भी सप्लाई किए थे, सर्विस भी सप्लाई किए थे, तो गुड्स सप्लाई किए तो HSN अपलोड करना होगा, सर्विस सप्लाई किए तो SSC भी अपलोड करना होगा। एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड में हम लोग क्या करना होगा? डॉक्यूमेंट अपलोड में हम लोग को वो जो इनवॉइस नंबर था ना 1 2 3 4 करके, वो हम लोग को सीरीज अपलोड करना होगा। तो ये 1 2 3 वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? प्लीज टेल मी, किसी के मन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, मैं फर्दर में प्रोसीड कर रहा हूँ। 1 2 3 जो भी है पहले बोलिए आप। इज दैट क्लियर? 1 2 3, अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चले, लेट्स मूव ऑन टू सम एडवांस लेवल। ओके चलिए। अच्छा, जरूरी है कि कभी सप्लाई रिटर्न नहीं होगा? ऐसा जरूरी है क्या कभी रिटर्न नहीं हो कि रिटर्न हो सकता है? सर रिटर्न जरूर हो सकता है, रिटर्न हो सकता है जरूर, हाँ सर रिटर्न हो सकता है। तो अगर रिटर्न होगा, मतलब कस्टमर मुझे सामान रिटर्न करेगा, वर्जन का सब लोग बता सकते हो मुझे क्या इश्यू करना है? अगर मुझे कस्टमर रिटर्न करेगा तो मुझे क्या इश्यू करना है? आई एम द सप्लायर, मैं सामान बेच दिया और मुझे वो सामान लौटा दिया, कस्टमर ने नहीं लिया, कस्टमर ने लौटा दिया, मुझे कुछ देना होगा कस्टमर को? शैल आई इश्यू समथिंग? कम ऑन यार,
डेबिट नोट, महिमा जी आप सेलर हो। खुशी डॉक्यूमेंट का नाम बताओ। सेल्स रिटर्न तो इंसिडेंट का नाम बोल रहे हो, मेरे लिए सेल्स रिटर्न एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं सेल्स रिटर्न अगर हुआ तो इशू क्या करना है। पब्लिक बोल रहा है क्रेडिट नोट, एब्सोल्युटली रवि इट्स क्रेडिट नोट। यस, सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा, सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा। सब लोग साथ साथ हो मेरा, एवरीवन। क्या इशू करेगा वो लोग? क्रेडिट नोट इशू करेगा, सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा। एब्सोल्युटली सर, सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक सवाल है, यहाँ पे भी एक सवाल है, खत्म नहीं हुआ, सुन लो ध्यान से सुन लो। बहुत लोग को ये बात पता नहीं होता है, तो ध्यान से सुन लो, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो अगर मेरा कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है तो उस सप्लाई को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्जन 10। अगर मेरे कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है और उसको मैं सप्लाई कर रहा हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इट्स B2B सप्लाई, राइट? इट्स B2B सप्लाई, एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर कस्टमर के पास जीएसटी नंबर नहीं हुआ तो इट्स B2C सप्लाई, इट इज B2C सप्लाई। अब ध्यान से, अब मैं 5 लाइन बताने जा रहा हूं, तो कोई मिस मत करना। आप लोग जब फ्लिपकार्ट से या अमेजन से, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जब सामान परचेस करते हो ई कॉमर्स पोर्टल से, तो आप लोग क्या B2C सप्लाई मानोगे आप लोग का, कि B2B मानोगे? आपका फोन पे, जी हाँ, आपका फोन पे, आपका डेस्कटॉप में, आपका लैपटॉप में जो अमेजन या फ्लिपकार्ट का ऐप है जिसके थ्रू हम लोग यूज करते हैं, और उसके थ्रू जो भी सेल परचेस हम लोग करें, तो उस सेल परचेस को हम लोग क्या नाम देंगे? B2B की B2C? B2C सर, पक्का तो? B2C। तो हम लोग जब सामान रिटर्न करते हैं, तो क्या तब क्रेडिट नोट देता है फ्लिपकार्ट वाला? मिला आप लोग को? कभी इशू किए हो? कभी मिला? मुझे तो आज तक नहीं मिला। फ्लिपकार्ट भी नहीं देता है, अमेज़न। हाँ, क्या देता है? एक अपडेट देता है कि योर आइटम हैज बीन पिक्ड, रिफंड हैज बीन इशूड, इस तरह का मैसेज आता है। कोई क्रेडिट नोट नहीं आया, मेरे पास तो नहीं आया, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप लोगों के पास आया तो बताना। या ओला उबर जब राइड कैंसिल कर देते तो कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट देता है क्या? बोलो, कुछ नहीं देता है, खाली मैसेज आता है कैंसिल दिया एंड ऑल दैट। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? एग्री कर रहे हो? यस नो? तो दोस्तों याद रखना, अब ध्यान से ये बात लिख लो। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, बट आप लोग ये बात कहीं पे हो सके तो नोट डाउन कर लो प्लीज, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन है। B2C सप्लाई का रिटर्न हो रहा है। क्या रिटर्न हो रहा है दोस्तों? B2C सप्लाई का रिटर्न हो रहा है। क्या रिटर्न हो रहा है सर? B2C सप्लाई अगर रिटर्न हो रहा है तो GSTR 1 पे कोई क्रेडिट नोट अपलोड नहीं होगा। सर वंस मोर श्योर, अगर कोई B2C सप्लाई रिटर्न हो रहा है, मतलब आप जब बेचे थे दैट वाज अ B2C, वो रिटर्न हो रहा है। तो अगर B2C सप्लाई रिटर्न हो रहा है तो GSTR 1 में उसके लिए कोई भी क्रेडिट नोट नहीं जाएगा। लिख लो स्लाइड में। तो सर कैसे करेंगे? नेट करके दिखाएंगे, नेट नेट। सेल हुआ है 10 लाख, 2 लाख का रिटर्न, 8 लाख अपलोड करेंगे, कोई क्रेडिट नोट नहीं देंगे, कोई क्रेडिट नोट नहीं देंगे। 10 लाख का सेल, 2 लाख का रिटर्न, तो नेट 8 लाख अपलोड करेंगे, कोई क्रेडिट नोट नहीं देंगे। याद रहेगा? क्या और एक बार बोलूं? साथ साथ हो सब लोग? वंस मोर वन यार। हेलो सर। बोलो। सर जैसे वो B2C में मतलब क्रेडिट डेबिट नोट इशू नहीं होगा ना? हम वो नहीं बोले इशू नहीं होगा, हमने बोला GSTR 1 में अपलोड नहीं होगा। रोहित ध्यान से सुनिए मेरे बात। आई एम नॉट सेइंग कि इशू नहीं होगा, आई एम जस्ट सेइंग कि अपलोड नहीं होगा। B2C सप्लाई के लिए हम लोग अपलोड नहीं करेंगे, वो अपलोड नहीं ओके, करेंगे, वो इशू। ठीक है? एग्जैक्टली, ओके हम लोग अपलोड नहीं करेंगे। ओके, तो सर कैसे होगा? अगर हम लोग रिटर्न करें तो नेट नेट 10 लाख का बेचे हैं, 2 लाख का रिटर्न है, तो 8 लाख अपलोड करेंगे जीएसटी पोर्टल में। तो मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो क्या डेबिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड वाला? हाँ, B2B का अपलोड करेंगे। और हाँ, एकदम ऐसा नहीं कि B2C का अपलोड ही नहीं होता है। एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग सीखोगे आगे चल के, B2CL बोल के। ये जो B2C सप्लाई देख रहे हो ना, ये 2 कैटेगरी में कैटेगराइज होगा, B2CS एंड B2CL। तो B2CL का होता है B2C लार्ज बोल, उसमें दिया जाता है, बट स्मॉल पे नहीं दिया जाता। अब B2C लार्ज क्या होता है, विल डिस्कस
एट ए टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। जब फाइलिंग रिटर्न करेंगे तब डिस्कस करेंगे। आप लोग कहीं पे एक जगह पे लाइन लिख लो कि इन केस ऑफ B2C सेल्स रिटर्न, इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न ब्रैकेट में लिख लो B2C, B2CS टू दी परफेक्ट लिख लो B2CS। नो क्रेडिट नोट शैल बी अपलोडेड इन GST पोर्टल। कोई क्रेडिट नोट GST पोर्टल में अपलोड नहीं करेंगे। आओ लिखते थे नोट्स देखे लिख लो, नोट्स नोट्स राइट डाउन द नोट्स एंड राइट इट डाउन। इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न कौन सा वाला दोस्तों, B2B की B2C? ए कौन सा वाला, B2B की B2C? सर B2CS। No credit note shall be no credit shall be uploaded in register 1, okay? लिख लियो सर, नो क्रेडिट नोट अपलोड शैल बी इन रजिस्टर 1। रजिस्टर 1 में कोई क्रेडिट नोट अपलोड हम लोग नहीं करेंगे। तो B2CL के लिए करेंगे। B2CL क्या है वो अलग बात है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे, डोंट नॉट टू वरी। बट हम लोग का ज्यादा 90% B2C सप्लाई B2CS में क्लासिफाई होता है। S फॉर स्मॉल बॉयज एंड गर्ल्स, S फॉर स्मॉल एंड L फॉर लार्ज। लार्ज स्मॉल में क्या डिफरेंस है, क्या क्राइटेरिया, विल डिस्कस। तो ये तीन चीज हो गया सर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग को लिखना पड़ेगा। We will be doing the next class, sorry, next slot, not next class, sorry, आज ही करेंगे। 4 नंबर पॉइंट लिखो। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टार्ट करें डिस्कशन। लिख लिए हो? बोले बोले स्टार्ट करें। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट अपलोड, गाइस ये 3 नंबर की इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट अपलोड, उसमें कुछ खास नहीं है, उसमें कुछ नहीं करना है। 3 नंबर डॉक्यूमेंट अपलोड वाला जो पार्ट है उसमें खाली आपको वो इनवॉइस का 1 2 3 4 करके सीरियल नंबर अपलोड करना है। इट्स वेरी सिंपल टास्क, बच्चा वाला टास्क हम लोग कर लेंगे। ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट इफ एनी का मतलब कोई बता सकते हो इसमें कौन सा वाला होगा, B2B की B2C? 4 नंबर पॉइंट में जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का बात हम लोग बोले, कुड यू प्लीज टेल मी कौन सा वाला होगा? ये B2B की B2C वाला होगा? कौन सा वाला, B2B की B2C? ओके, महिमा का आंसर आ गया, खुशी का आंसर आ गया, शर्मिष्ठा का भी आंसर आ गया। गर्ल्स नारी शक्ति बहुत आगे जा रहे हैं। वेयर इज द बॉयज यार? ओके यस, बॉयज अभी आंसर दे रहा है। इट्स B2B, इट्स B2B। तो B2B मतलब रजिस्टर्ड क्या अनरजिस्टर्ड? B2B मतलब आपका कस्टमर रजिस्टर्ड क्या अनरजिस्टर्ड है? इट इज अ रजिस्टर्ड कस्टमर, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अब मेरे मन में एक छोटा सा सवाल और है, पूछे अगर आप लोग बुरा ना मानो तो। क्रेडिट नोट का तो लफड़ा समझ में आ गया सर, सेल्स रिटर्न। ये डेबिट नोट किस चीज के लिए होगा? क्या परचेस रिटर्न के लिए होगा क्या? क्या डेबिट नोट परचेस रिटर्न के लिए करना होगा क्या? मैं पूछ रहे व्हाई डेबिट नोट सर? यस यस मैडम, यस मैडम, वही मैं आंसर दे रहा हूँ। क्या परचेस रिटर्न के लिए डेबिट नोट होगा क्या यहाँ पे? क्या लगता है बोलो बॉयज एंड गर्ल्स? आप लोग एक मेरा बात शायद मिस कर गए होंगे। जब शुरू किए थे हम क्या बोले थे? जब शुरू किए थे तब बोले थे रजिस्टर 1 में खाली आउटवर्ड सप्लाई अपलोड होगा, हम बोले थे ना। आउटवर्ड सप्लाई मतलब परचेस की सेल, सेल तो सर परचेस रिटर्न कहां से आ रहा है? फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द परचेस रिटर्न? सर उसका तो कहानी है ही नहीं, कहानी तो है पूरा सेल्स का। तो सेल्स रिटर्न में तो सर क्रेडिट नोट अपलोड होते हैं, डेबिट नोट कहां से आ गया एक्स्ट्रा? ये तो बताइए, फ्रॉम वेयर द डेबिट नोट इज कमिंग। बात तो सही है। कोई मुझे बता सकता है सप्लायर का डेबिट नोट इशू कर सकता है क्या? पॉसिबल है क्या एक सप्लायर के लिए डेबिट नोट इशू करना पॉसिबल है? बताइए। इज देयर एनी चांसेस फॉर द सप्लायर टू अपलोड अ डेबिट नोट?
क्या सप्लायर के लिए डेबिट नोट इशू करना पॉसिबल है? पूछ रहा हूँ, ये में जवाब दो, पूछ रहा हूँ, इंसिडेंट मत बताओ, जस्ट खाली से यस और नो। क्या एक सप्लायर, क्या एक सेलर का भी डेबिट नोट इशू कर सकता है आप लोग के अकॉर्डिंग? नो सर। यस और नो? यस, फिर से बोलिए सर, आई कैन हियर यू। ओके, महिमा जी बोल रहे फॉर इंटरेस्ट पर्पस। यस, एब्सोल्युटली फॉर इंटरेस्ट पर्पस। रिजवाना बोल रहे यस। एक जन ने अनम्यूट कर भी आंसर दिए थे, आई एम नॉट गेटिंग दैट प्रॉपर्ली। यस और नो फिर एक बार बोलोगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। रोहित शायद कुछ बोल रहे थे, यस और नो। क्या सप्लायर क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू कर No, सकता है? आंसर इज यस, सप्लायर डेबिट नोट इशू कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? आप लोग क्यों ये स्टैग्नेंट वाला थॉट्स लेके चलते हो कि डेबिट नोट मतलब परचेस रिटर्न, क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न? कौन ये बात बोला? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि डेबिट नोट मतलब ऑलवेज परचेस रिटर्न ही हो, क्रेडिट नोट मतलब ऑलवेज सेल्स रिटर्न ही हो, जरूरी नहीं है। इट कैन बी अदर्स, इट कैन बी अदर्स, ये अदर्स भी हो सकता है। वो क्या है सर? वो है, अगर मान लो कि समझ लो, तो एग्जाम्पल सुन लो, एक सामान मुझे बेचना है जिसका पर यूनिट कॉस्ट है मान लो 1000 रुपीज का। प्लीज प्लीज एकदम आराम से सुनो, कोई हड़बड़ी नहीं। लास्ट टॉपिक फॉर टुडेस इवनिंग। मेरा पर यूनिट प्राइस है 1000 का। मेरा अकाउंटेंट गलती से बिलिंग करने के टाइम पे 950 करके बिल कर दिया और सप्लायर के बिहाफ से बिल इशू भी हो गया, कस्टमर के पास चला भी गया। कस्टमर ने मुझे बोला कि सर आपको पेमेंट कितना करे करो, 950 की 1000। हमने बोला क्यों 1000 करे करो, बात तो 1000 का हुआ था। बोला सर 1000 तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपका अकाउंटेंट ने तो बिल तो 950 का भेजा है, 1000 का बिल तो दिया ही नहीं है। जब बिल 950 का है, मैं 1000 कैसे दूं? आप समझ रहे हो भाई? हम लोग ह्यूमन बीइंग है और गलती करने का हम लोग का अधिकार है। होता नहीं है, हो जाता है, हर कोई करता है गलती। गलती से ही सीखते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स सर, गलती से ही सीखते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? कस्टमर के साथ मेरा बात हुआ था, ठीक है हम लोग 1000 करके दे देंगे, बट बिल इशू करने के टाइम पे 950, बिल इशू करने के टाइम पे 950, 50 करके कम इशू कर दिया, तो वो 50 लेना है ना कस्टमर से। विदाउट डॉक्यूमेंट्स कस्टमर वो 50 दे देगा आपको? कस्टमर बोलेगा सर हम तो 50 करके दे देंगे और उसके लिए बिल्स तो दीजिए। पहले वो सिचुएशन समझ में आएगा, आंसर कोई मत दो, पहले वो सिचुएशन समझ में आया सब लोग को प्लीज। क्या ऐसा हो सकता है कभी? इसको बोलते हैं अंडर वैल्यू, इनवर्स अंडर वैल्यू हो गया। इनवर्स अंडर वैल्यू हो ही सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर बिजनेस। इनवर्स अंडर वैल्यू हो ही सकता है, अंडर वैल्यू हो सकती है इनवर्स, तो उसको रिवाइज भी तो किया जा सकता है ना। अगर कोई इनवर्स अंडर वैल्यू हो गया तो उसको रिवाइज भी किया जा सकता है। नॉर्मली उल्टा होता है, ओवर वैल्यू रहता है, अंडर वैल्यू करना पड़ता है, बट मान लो इसमें ऑपोजिट हो गया, अंडर वैल्यू हो गया, इसको ओवर वैल्यू करने कर ही सकते हैं हम लोग। कौन सा बड़ी बात है, कर ही सकते हैं हम लोग। तो आप एक बात बताओ अभी, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, क्या हुआ सर? इनवॉइस अंडर वैल्यू हो गया है, तो सेल्स का एंट्री क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स? एक क्रेडिट सेल का एंट्री बताओ तो एक बार। पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू सीजीएसटी एसएसटी होता है, तो कम ऑन यार, क्रेडिट सेल का एंट्री पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू सीजीएसटी एसएसटी होता है, तो पार्टी अकाउंट डेबिट होता है, तो एब्सोल्युटली पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहाँ पे पार्टी को और इंक्रीज करना है ना, इस केस में पार्टी को तो और इंक्रीज करना है। मॉन यार, 950 से पार्टी को बुक किए हो आप लोग, बुक करना चाहिए था 1000 करके, तो 50 से और इंक्रीज करना है ना, तो 50 से और इंक्रीज करना है तो पार्टी को डेबिट करना पड़ेगा। क्या देंगे हम लोग? डेबिट नोट देंगे। क्या देंगे हम लोग? डेबिट नोट देंगे। विल बी इशूइंग दैट डेबिट नोट। तो दिस इज द सिचुएशन वेयर सप्लायर मस्ट इशू द डेबिट नोट। ये वो सिचुएशन है जहां पे सप्लायर को डेबिट नोट देना पड़ता है। ये वो सिचुएशन है जहां पे सप्लायर को डेबिट नोट देना पड़ता है। वो डेबिट नोट का बात रजिस्टर 1 का हो रहा है। शर्मिष्ठा, परचेस रिटर्न वाला डेबिट नोट का बात हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। वो तो बायर करेगा, बायर का तो काम है ही नहीं, अपन सेलर का काम। जीएसटी 1 में तो सेलर का मूवमेंट है, बायर का मूवमेंट तो है ही नहीं यहाँ। डेबिट नोट इशू হ্যাঁ স্যার, কোয়ান্টিটি আর অ্যামাউন্ট যখন বেশি দেখাতে হয় তখন ডেবিট। हिंदी में बोलो प्लीज, हाँ तो सबको समझ में आए। सर, अमाउंट और क्वांटिटी सर जब ज्यादा करके दिखाना पड़ता है तो डेबिट नोट इशू करता है सेलर। एग्जैक्टली, तो सेलर वो डेबिट नोट का बात हो रहा है, वो डेबिट नोट का बात। गेटिंग माय पॉइंट? वी आर टॉकिंग अबाउट दैट डेबिट नोट। यस सर। अच्छा, एंड फाइनली द फिफ्थ वन, अमेंडमेंट। जीएसटी में ना रिटर्न रिवाइज नहीं होता है, जीएसटी में रिटर्न ना रिवाइज नहीं होता है। तो गलती अगर हो जाए तो उसको सुधारेंगे कैसे? अमेंडमेंट कर।
सर आप रिविजन का मौका नहीं दोगे, रिवाइज करने का मौका नहीं दोगे तो सुधारेंगे कैसे? थ्रू अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट वाला कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको, डोंट वरी। इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट है, हम लोग बता देंगे आपको। तो दोस्तों ये था एक नॉर्मल सा GSTR 1 का कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हम लोग को अपलोड करना होगा इन GSTR 1 इन द केस ऑफ B2B सप्लाई। ओके गाइस, तो यही था हम लोग का फाइनली। तो हम लोग का नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ संडे हम लोग क्लासेस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यही दुआ करते हैं। तो संडे हम लोग ये पूरा GSTR 1 कंप्लीट कर लेंगे विद ऑल द रियल टाइम प्रोजेक्ट। आप लोग के पास मेमो क्रिएशन का एंट्री तो है ही आप लोग के पास, और मैं एक दूसरा वाला सप्लाई लूंगा जहाँ पे B2B सप्लाई भी है, तो वो करके GSTR 1 अपलोड करके दिखा देंगे। नेक्स्ट संडे तारीख होगा आपका 31 अगस्त। टुडे इज 24 अगस्त, तो नेक्स्ट संडे तारीख क्या है? 24, 25, 26, 27, 27 होगा ना, 27 या 28 शायद होगा, 29, 29 सर, 29 29 और 29 के बाद जो संडे आएगा वो 10 तारीख से पहले, तो वो उसमें हम लोग अपलोड करके दिखा देंगे। हम लोग नेक्स्ट संडे पूरा ट्रेनिंग ले लेंगे GSTR 1 का, और इंशाल्लाह उसके बाद वाला संडे जो सितंबर मंथ का जो संडे होगा, 5 सितंबर, अच्छा जो भी है, तो उस दिन हम लोग वो अपलोड करना देखेंगे, मतलब रियल टाइम अपलोड। ठीक है सर, अगर हम वारंटी पीरियड में कोई प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वारंटी पे प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा है, दाम थोड़ी कुछ हो रहा है, तो आपका वही क्वांटिटी का ये करना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी का प्लस माइनस करना पड़ेगा, प्राइस तो नहीं जा रहा है ना, वही बाय वन गेट वन फ्री दिखा के हटाना पड़ेगा स्टॉक को, जहां से स्टॉक कम हो रहा है। एक्स्ट्रा न्यू प्रोडक्ट परचेस करने के बाद उसको देता पड़ता है ना? हाँ हो सकता है, मतलब वारंटी पीरियड में तो एक्सचेंज होता है सर, मतलब प्रोडक्ट रिप्लेस होता है, पैसा तो नहीं देना पड़ता है ना, तो आपको खाली क्वांटिटी को आपको यस तो करना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी फ्लो को ठीक करना पड़ेगा, मतलब बेचोगे एक बट जाएगा 2 क्वांटिटी, मतलब जो खराब वाला वो भी चला गया और जो रिप्लेस करके दे रहे वो भी चला गया, है ना? हाँ, तो ठीक है। उस टाइम पे हम लोग प्रोडक्ट का मूवमेंट को देखेंगे, बट डॉक्यूमेंट्स में कुछ मेरा तो सेल नहीं हो रहा है ना सर, सेल तो ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं जिससे सेल बुक करूंगा तो मेरा डबल लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा ना, वो खाली अकाउंट्स में एडजस्ट करना, हाँ। वन में कोई रिफ्लेक्शन नहीं देना, ठीक है? हाँ, वन में ठीक है सर। प्राइसिंग का इधर उधर हो रहा है तो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब वही, अगर बिल वैल्यू कम हो रहा है, अंडर वैल्यू हो रहा है, तो क्रेडिट नोट दे देंगे, बढ़ाना पड़े तो डेबिट नोट दे देंगे, अगर प्राइस इंटैक्ट है, देयर इज नो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, तो GSTR 1 में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, एवरीथिंग शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहां पे स्टॉक फ्लो दिखा जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। यस, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, पूछ सकते हो। मेरा आज का हो गया, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। तो मैं नेक्स्ट संडे को इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो लिख लिए हो, हम लोग नेक्स्ट संडे पूरा प्रैक्टिकली स्टार्ट करके कर लेंगे इंशाल्लाह। हेलो सर, मैं पूछ रहा हूँ। बोलो बोलो, हेलो, जैसे जो टैली में एंट्री किए उससे अपलोड किए बताएगा, ऑनलाइन भी बताइए सर। भाई सब बताएंगे, सब बताएंगे, तुम रुको, तुम्हें तो हड़बड़ी क्यों करते हो, सब बताएंगे, तो टैली से भी बताएंगे, ओके सर, बिना ओके। टैली का बताएंगे, सब देखेंगे, हो जाने के बाद बोलना, कुछ छूट जाए तो मत बोलना, ठीक है? ठीक है रोहित, टेंशन मत लो, हो जाएगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, रिकॉर्डिंग शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? बाय, टेक केयर गाइस।